या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। हाँ जानता हूँ। 2 अक्टूबर को बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, परंतु 2 अक्टूबर को एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्म दिवस है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विपरीत परिस्थितियों में असंभव को भी संभव कर दिया, पराजित दावों में भी विजय प्राप्त की, और जहां हम कश्मीर हारने के मुहाने पर आ पहुंचे थे, वहां ये इस स्थिति पर थे कि न केवल पीओके अपितु लाहौर और सियालकोट को पुनः अपने बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाले थे। परंतु समय ने एक विचित्र करवट ली और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक साधारण से परिवेश से आने वाले नन्हे, जो अब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु लोक को चल दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे जानना चाहूंगा कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें देने या समझने का साहस न तब किसी में था, न आज किसी में है, और जिनका संबंध पूर्णतया लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु से है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करने से पूर्व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस पर शत-शत नमन। 11 जनवरी 1966। सदैव की भांति अपने विश्वास पात्रों को अपने हंसमुख स्वभाव के साथ सोने के लिए आश्वासन देते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कक्ष में गए। अचानक 1:30 बजे वे जोर जोर से खांसने लगे। उन्हें अपने सीने में तकलीफ होने लगी और डॉक्टर आर.एन. चुग को बुलाया गया। उन्हें आभास हुआ कि कुछ भीषण दिक्कत है, परंतु इससे पूर्व कि वे कुछ कर पाते, बहुत देर हो चुकी थी। अब वर्ष 1965 के युद्ध के बाद भारत ने कश्मीर में जितने हिस्से पाकिस्तान के हाथों गंवाए थे, उसका 3 गुना हिस्सा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पंजाब में प्राप्त कर लिया था। परंतु भारत में समझौते के समय सैन्य उपलब्धि का उन्होंने सही प्रयोग नहीं किया। भारत सरकार चाहती तो पाकिस्तान पर दबाव बनाकर नए वॉर क्लॉज के अंतर्गत पाकिस्तान को सहमत करा सकती थी, अर्थात पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ता कि वह कभी भी युद्ध की पहल नहीं करेगा, और इससे यह स्वीकार हो जाता कि भारत के लिए कश्मीर का जितना सामरिक और आर्थिक महत्व है, उससे अधिक महत्व पाकिस्तानी पंजाब का पाकिस्तान के लिए है। ऐसे में भारत चाहता तो इस बात पर अड़ सकता था कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करे, तभी उसे पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से वापस मिलेंगे। परंतु भारत न इधर का रहा न उधर का। ध्यान देने वाली बात यह है कि निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में भारत का नेतृत्व किया था। उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका जैसा सहयोगी था और भारत कूटनीतिक स्तर पर अकेले खड़ा था। नेहरू पूरे शासन में सोवियत रूस के प्रवक्ता बने रहे, परंतु सोवियत रूस ने 1965 में कूटनीतिक स्तर पर भारत की कोई विशेष सहायता नहीं की थी। दूसरी ओर चीन को भी पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री अत्यधिक दबाव में निर्णय ले रहे थे, और संभवतः यही कारण था कि भारत ने अपनी सैन्य उपलब्धि को कॉन्फ्रेंस टेबल पर स्वतः ही पराजय में परिवर्तित कर दिया। परंतु ऐसा क्या हुआ कि शांति समझौते के पश्चात भी लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में ताशकंद में मृत्यु हुई? आखिर उनकी मृत्यु से किसको लाभ मिलता? इस बारे में अनुज धर ने अपने पुस्तक योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में गहन विश्लेषण किया है, और इसके अतिरिक्त टीएफआई पोस्ट पर भी इस विषय पर काफी चर्चा की गई है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से तब के कई पक्षों को लाभ मिल सकता है, परंतु निम्न प्रमुख है: सोवियत संघ, पाकिस्तान, इंदिरा गांधी, CIA। अब किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए आपके पास उद्देश्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, एवं उस संकल्प की पूर्ति हेतु एक प्लान होना चाहिए जो किसी भी स्थिति में फेल नहीं होना चाहिए। तो प्रथमतया बात करते हैं सोवियत संघ की, जिन पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने कथित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की। वो कैसे? शास्त्री जी के पोस्टमार्टम के पश्चात उनके शरीर पर कुछ बहुत अजीबोगरीब कट्स थे,
जिनकी कभी जांच पड़ताल नहीं हुई थी, और यह बात अनुज धर की पुस्तक में भी बताई गई। इतना ही नहीं, रूसी इंटेलिजेंस संस्था केजीबी ने शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु के पश्चात जिस डाचा यानी भवन में वे रुके थे, उसके कुछ स्टाफ को हिरासत में भी लिया था और उनसे पूछताछ भी की, जिसकी पुष्टि अनुज धर की ही पुस्तक एवं मित्रोखिन आर्काइव्स में भी की जाती है। परंतु यह सुनने में जितना रोचक प्रतीत होता है, उतना ही अजीब और हास्यास्पद भी लगता है। भला सोवियत संघ को अपने ही मंच पर अपने ही देश में एक शांति समझौता कराने के पश्चात किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष को मारकर क्या प्रतीत होगा और क्या प्राप्त होगा? उन्हें इससे क्या मिलेगा? वैसे कम्युनिस्ट तो किसी के सगे नहीं होते, परंतु अगर उन्हें वास्तव में करना भी होता तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान प्रतीत होता। अब आते हैं दूसरे संदिग्ध पर, यानी पाकिस्तान पर। अब उनके पास उद्देश्य तो अवश्य था, 1965 में पराजय का। इन्हें कश्मीर भी चाहिए था, संभवत भारत की पराजय भी, और ऐसे में प्रयास भी खूब किए गए थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर स्मरण है ना बंधुओं? परंत में न माया मिली न राम। और अगर इन्होंने अपने अब्बू अमेरिका के सामने भीख ना मांगी होती तो शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना लाहौर और सियालकोट को पुनः सम्मिलित करा लिए होते। हाजीपीर पास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तक भारत के नियंत्रण में थे और पीओ के तो बस एक कदम की दूरी पर था। परंतु इनका भी रूस वाला हिसाब था। यहां पर अगर प्रयास भी करते तो मुंह की खाते। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण संदिग्धों में से एक पर, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनके पास मोटिव भी था, दिमाग भी था एवं एक संकल्प भी। कारण प्रधानमंत्री केवल एक पद नहीं, मुगलिया सल्तनत की भांति इनके लिए एक बपौती समान थी, जिस पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे कुशल शासक इनके लिए रोड़ा समान थे। इंदिरा गांधी का कहना था कि वह प्रधानमंत्री बनने को इच्छुक नहीं थी, परंतु वास्तव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज कहीं ना कहीं समझ गए थे कि वे वंशवाद की विषबेल को बढ़ावा दे सकती है, और ऐसे में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को इनके ऊपर चुना था। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें मंत्रालय में अवश्य रखा, परंतु उनके अधिकार, उनका कद ऐसा था मानो वे कुछ है ही नहीं, और ये इंदिरा गांधी के लिए असहनीय था, जो कि बड़े लालन पालन और विलासिता में पली बड़ी थी। इसके अतिरिक्त जब 1965 का युद्ध हुआ तो वो समय लाल बहादुर शास्त्री के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, परंतु वे उसमें विजयी सिद्ध हुए थे, और ये इंदिरा गांधी के लिए कोड़ में खाद समान था। ऐसे में यदि इतना लोकप्रिय व्यक्ति उनके रास्ते से हट जाए तो क्या वो नहीं चाहेंगी? परंतु यहां भी एक समस्या थी। यदि इंदिरा गांधी वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की दोषी होती तो उनके पास इतने मजबूत कनेक्शन होने चाहिए थे कि वे सोवियत संघ में अपने किसी महत्वपूर्ण कनेक्शन से यह कार्य करवा सके और किसी को कानो कान पता भी ना चले। परंतु एक कनेक्शन ऐसा भी है जिससे इंदिरा गांधी भले ही पूर्ण रूप से दोषी ना सिद्ध हो, परंतु एक स्ट्रॉन्ग एक्यूज तो अवश्य प्रतीत होती है। वह कनेक्शन है एक व्यक्ति, नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबका मानना था कि नेताजी एक प्लेन दुर्घटना में मारे गए थे, कुछ लोगों को छोड़कर। इन्हीं कुछ में से नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि नेताजी की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वे इस बात की संपूर्ण जांच पड़ताल करना चाहते थे। खोसला कमीशन में दिए गए एक बयान के अनुसार पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश कोडेसिया ने बताया कि यदि शास्त्री जी अपनी योजना में सफल हो जाते तो संपूर्ण नेहरू गांधी परिवार को भारतीय राजनीति से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाता। अब आते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण संदिग्ध पर, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम जानते हैं CIA के नाम से। आज इसकी औकात संपूर्ण संसार में तो शायद धेले भर की भी नहीं होगी, परंतु एक समय वो भी था जब इसके इशारे पर संपूर्ण संसार नाचता था और कोई चूं तक नहीं कर सकता था। तो इनका लाल बहादुर शास्त्री से क्या संबंध? भूल गए लाहौर की चौखट? बंधुअर, लाहौर में अमेरिकन कॉन्सुलेट भी था, और सोचिए अगर हम लाहौर और सियालकोट में विजयी होते तो जो कंबल कोटाई इन यांकी नमूनों की चावल उगाने वाले वियतनामियों ने 1970 के प्रारंभिक दशक में नहीं की थी, उससे कहीं पूर्व
हम ही कर देते, जबकि हमारे पास न खाने को रोटी थी न पहनने को ढंग के कपड़े, और इसकी दोषी भी यही अमेरिकी ही थे। जब अमेरिका को लगा जिसके साथ हमने यह व्यवहार किया वो ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ यह कर सकता है, तो फिर इसका नेता यदि लंबे समय तक टिक गया तो हमारा क्या करेगा। अब इस घटना पर ध्यान दीजिए। 24 जनवरी 1966 की सुबह लगभग 7:02 बॉम्बे से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एल्प्स पर्वत के निकट मॉन्ट ब्लांक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 117 यात्रियों की मृत्यु हो गई। कंचनजंगा नामक इस बोइंग 707 पर सवार यात्रियों में से एक थे भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। उस समय उनकी आयु 56 वर्ष की थी। दुर्घटना का आधिकारिक कारण विमान और जिनीवा हवाई अड्डे के बीच गलत संचार बताया गया था, परंतु आज भी यह दुर्घटना संदेहास्पद है या कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक साजिश थी जिससे भारत परमाणु शक्ति न बनने पाए। तो समझ गए कहां तक जाती इनकी खुराफाती सोच। यही नहीं, वर्ष 2008 में एक वेबसाइट ने एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली के बीच एक बातचीत को प्रकाशित किया। इस बातचीत में क्राउली कहते हैं कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था, जो अमेरिका के लिए समस्या बन रही थी। कॉन्वर्सेशन विद क्राउ में CIA अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि भारत 60 के दशक में जब उठा और परमाणु बम पर काम शुरू किया, जो हमारे लिए समस्या थी। रॉबर्ट के अनुसार भारत ये सब रूस की मदद से कर रहा था। होमी भाभा का जिक्र करते हुए CIA अधिकारी ने कहा था कि वह खतरनाक था। मेरा विश्वास करो, होमी भाभा के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। वह और अधिक परेशानी पैदा करने के लिए वियना जा रहे थे जब उनके बोइंग 707 में कार्गो होल्ड में एक बम फट गया। यह वास्तविकता है कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से जोर देना शुरू कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने के लिए भाभा के विचारों पर सहमति प्रकट की थी, परंतु इसी बीच 1966 में ही ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री शास्त्री 11 जनवरी को परलोक सिधार गए। उनकी मृत्यु को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो फिर क्या अमेरिका ने भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा को एक साथ सुनियोजित तरीके से निपटाया? हालांकि इस बारे में किसी ने भी अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला है। यहां तक कि जिस ताशकंद फाइल्स के बारे में इतना ढिंडोरा पीटा गया था, उसने भी इस विषय पर निष्पक्षता से चित्रण नहीं किया है। आपने तो इंदिरा गांधी पर ही सारा दोष डाल दिया, जबकि इंदिरा गांधी एक संदिग्ध है, असल दोषी नहीं। असल दोषी कौन है, ये तो केवल उस डाचा की दीवारें, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर RN चुग जानते हैं। और अब दुर्भाग्यवश तीनों नहीं बोल सकते।